हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मजे में होंगे। तो आइए बच्चों, आज के अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं संधि के विषय में। संधि संधि शब्द सम तथा धी से मिलकर बना है, जिसका सामान्य अर्थ है मेल, अर्थात जो निकटवर्ती वर्णों के आपसी मेल से उनमें जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे हिमजमालय, हिमालय, इसमें अ और आ का मेल होने से आ बन गया। हिम शब्द में म वर्ण का अ और आल्य का आ मिलकर आ हो गया है। जैसे सूर्य जमा उदय, सूर्योदय, इसमें अ के साथ उ का मेल हुआ, इससे ओ बना। सूर्य शब्द में य वर्ण का अ और उदय का उ मिलकर ओ हो गया है। अर्थात दो निकटवर्ती वर्णों के आपसी मेल से उनमें होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। अब जानेंगे हम संधि विच्छेद क्या है। तो बच्चों, संधि युक्त शब्दों को फिर से संधि पूर्व अवस्था में लिखना, यानी कि उनका विच्छेद करना, ये संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे धर्मात्मा एक संधि शब्द है, इसका विच्छेद धर्म जमा आत्मा। जगदीश संधि शब्द, विच्छेद हुआ जगत जमा ईश। निर्जन एक संधि शब्द है, विच्छेद करेंगे निह जमा जन। अब बढ़ेंगे संधि के भेद की ओर। तो संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सबसे पहले जानेंगे स्वर संधि के विषय में। दो स्वरों के आपस में मिलने पर जो परिवर्तन होते हैं उन्हें स्वर संधि कहते हैं। जैसे महाजमा आनंद, महानंद, इसमें आ और आ का मेल होने से आ बना। कवि जमा इंद्र, कविंद्र, इसमें ई और ई के मेल से ई बना। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। आइए एक एक करके इन्हें भी जान लें। सबसे पहले जानेंगे हम दीर्घ संधि के विषय में। ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के साथ, ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के मेल से दीर्घ स्वर आ, ई तथा ऊ बनते हैं, इसे दीर्घ संधि कहते हैं। यानी अ के साथ अगर अ का मेल हुआ तो आ बनेगा, ई के साथ ई का मेल हुआ तो ई बनेगा, उ के साथ ऊ का मेल हुआ तो ऊ बनेगा। याद रखिएगा, दीर्घ स्वर में परिवर्तन होगा। जैसे अ और आ से मिलने पर आ बना, जैसे परम जमा अर्थ, परमार्थ, चरण जमा अमृत, चरणामृत, और आ के मेल से भी आ बनेगा। जैसे सचिव जमा आल्य, सचिवालय, छात्र जमा आवास, छात्रावास। आ के साथ अगर अ का मेल होता है तो भी आ ही बनेगा, यानी कि आगे अ आए या पीछे आ आए, जो भी होगा लेकिन परिवर्तन आ में ही होगा। जैसे यथा जमा अर्थ, यथार्थ, रेखा जमा अंश, रेखांश। आ के साथ अगर आ का मेल हुआ तो भी दीर्घ स्वर आ ही बनेगा। जैसे दया जमा आनंद, दयानंद, महाजमा आश्रय, महाशय। ऐसे ही ई दोनों जगह आए तो बड़ी ई में परिवर्तन होगा, अति जमा ई, अतीव, मुनि जमा इंद्र, मुनीन्द्र। ऐसे ही आगे छोटी ई और पीछे बड़ी ई आए तो बड़ी ई में परिवर्तन होगा। जैसे कवि जमा ईश्वर, कवीश्वर, हरि जमा ईश, हरीश। पहले बड़ी ई आए और बाद में छोटी ई आए तो भी दीर्घ स्वर यानी बड़ी ई में परिवर्तन होगा। जैसे देवी जमा इच्छा, देवीच्छा, शशि जमा इंद्र, शशीन्द्र। ऐसे ही ई के साथ ई का मेल होगा तो भी ई में परिवर्तन होगा। जैसे सती जमा ईश, सतीश, रजनी जमा ईश, रजनीश। उ के साथ उ का मेल होने पर ऊ बनेगा। जैसे सु जमा उक्ति, सुक्ति, गुरु जमा उपदेश, गुरुपदेश। उ के साथ अगर ऊ का मेल होगा तो ऊ ही बनेगा। जैसे लघु जमा ऊर्जा, लघुर्जा, सिंधु जमा उर्मी, सिंधुर्मी। ऊ के साथ अगर उ का मेल हुआ तो ऊ बनेगा। जैसे वधु जमा उपकार, वधुपकार, वधु जमा उत्सव, वधुत्सव। ऊ के साथ अगर ऊ का मेल हुआ तो भी ऊ बनेगा। जैसे भू जमा उधर्व, भूधर्व, भू जमा ऊर्जा, भूर्जा। अब आते हैं हम गुण संधि की ओर। बच्चों, जब अ और आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई, उ या री स्वर आते हैं तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए, ओ तथा अर हो जाता है, इसे गुण संधि कहते हैं। जैसे अ के साथ अगर ई का मेल हुआ तो ए बनेगा। जैसे देव जमा इंद्र, देवेंद्र, स्व जमा इच्छा, स्वेच्छा। अ के साथ ई का मेल होगा तो ए बनेगा। नर जमा ईश, नरेश, परम जमा ईश्वर, परमेश्वर। आ के साथ अगर ई का मेल हुआ तो भी ए बनेगा। जैसे रमा जमा इंद्र, रमेंद्र, यथा जमा इष्ट, यथेष्ट। आ के साथ अगर बड़ी ई का मेल होता है तो भी ए ही बनेगा।
जैसे लंका जमा ईश लंकेश, कौ में एक ही मात्रा आ गई। महा जमा ईश महेश, हौ में एक ही मात्रा आ गई। अगर अ के साथ उ का मेल हुआ तो ओ बनेगा। जैसे सूर्य जमा उदय सूर्योदय, यौ में ओ की मात्रा आ गई। मानव जमा उचित मानवोचित, वो में ओ की मात्रा आई। ऐसे ही आ के साथ अगर उ आया तो भी ओ बनेगा। जैसे गंगा जमा उदक गंगोदक, महा जमा उत्सव महोत्सव। आ के साथ अगर ऊ आया तो भी ओ बनेगा। जैसे गंगा जमा उर्मी गंगोर्मी, यमुना जमा उर्मी यमोर्मी। अ के साथ अगर री आया तो अर बनेगा। जैसे देव जमा ऋषि देवर्षि, सप्त जमा ऋषि सप्तऋषि। आ के साथ अगर री आया तो अर बनेगा। जैसे वर्षा जमा ऋतु वर्षितु, महाजमा ऋषि महर्षि। बढ़ते हैं अब वृद्धि संधि की ओर। बच्चों, जब अ आ के बाद ए या आय हो तो दोनों मिलकर अय, तथा ओ या औ हो तो दोनों मिलकर औ हो जाते हैं। इसे वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे अ के बाद ए आया तो अय हो जाएगा। जैसे लोक जमा ऐषणा लोकेशना, एक जमा एक एक एक। अ के बाद अगर अय आया तो अय होगा। जैसे धन जमा ऐश्वर्य धनैश्वर्य, मत जमा ऐक्य मतैक्य। आ के बाद अगर ए आया तो अय होगा। जैसे तथा जमा एव तथैव, सदा जमा एव सदैव। आ के बाद अगर अय आया तो भी अय बनेगा। जैसे विद्या जमा ऐश्वर्य विद्यैश्वर्य, महा जमा ऐश्वर्य महेश्वर्य। अगर अ के बाद ओ आया तो औ बनेगा। मधुर जमा ओदन मधुरोर्म, परम जमा ओजस्वी परमोजस्वी। ऐसे अ के बाद औ आया तो भी औ में परिवर्तन। जैसे वन जमा औषधि वनौषधि, परम जमा औदार्य परमौदार्य। आ के बाद अगर ओ आया तो औ में परिवर्तन। जैसे महाजमा ओज महोज, गंगा जमा ओग गंगोग। आ के बाद अगर औ आया तो भी औ बनेगा। जैसे महाजमा औदार्य महोदार्य, महाजमा औषध महोषध। अब आएगी अगली संधि हमारी यण संधि। बच्चों, ह्रस्व या दीर्घ इ उ या री के बाद यदि कोई असमान स्वर हो तो इ व, ई का य और उ व, ऊ का व और री का र हो जाता है। इसे यण संधि कहते हैं। जैसे इ के बाद अ आया तो य हो जाएगा। जैसे अति जमा अंत अत्यंत, यदि जमा अपि यद्यपि। इ के बाद आ आया तो या बनेगा। जैसे अति जमा आचार अत्याचार, इति जमा अति इत्यादि। उ के बाद अ आया तो व बनेगा। जैसे मनु जमा अंतर मनवंतर। सु जमा अल्प स्वल्प, अगर री के बाद आया तो रा बनेगा। जैसे पितृ जमा आज्ञा पित्राज्ञा, मातृ जमा आज्ञा मात्राज्ञा। ऐसे ही अब बढ़ते हैं हम अयादि संधि की ओर। यदि ए अय ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो ए का अय का आय, ओ का औ और औ का आव हो जाता है। इसे अयादि संधि कहते हैं। जैसे ए जमा अ अय बना, इसका उदाहरण है ने जमा अन नयन, शे जमा अन शयन। अय के बाद अ आया तो आय बना। जैसे नय जमा अक नायक, गय जमा अक गायक। ओ के बाद अगर अ आया तो औ बना। जैसे भो जमा अन भवन, पो जमा अन पवन। आओ के बाद अगर अ आया तो आओ बनेगा। जैसे पौ जमा अक पावक, धौ जमा अक धावक। ये तो थी हमारी स्वर संधि। अब हम बढ़ेंगे व्यंजन संधि की ओर। तो बच्चों, स्वर व व्यंजन, व्यंजन व स्वर तथा व्यंजन व व्यंजन में मेल होने पर उनमें जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे कि स्वर और व्यंजन में मेल, जैसे आ जमा छादन आच्छादन, इसमें आ स्वर है और छ जो है वह व्यंजन है, दोनों का आपस में मेल हुआ। दूसरा है व्यंजन और स्वर में मेल, जैसे वाक जमा ईश वागीश, इसमें वाक क व्यंजन है और ई स्वर है, दोनों का आपस में मेल हुआ। और व्यंजन और व्यंजन का मेल, जैसे वाक जमा दान वागदान, वाक में क भी व्यंजन है और दान में द भी व्यंजन है, इसमें व्यंजन और व्यंजन का आपस में मेल हुआ है। आइए व्यंजन संधि के नियम जान लेते हैं। इसका पहला नियम है कि किसी वर्ग के पहले वर्ग का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे वाक जमा जाल वाक जाल, इसमें क पहला वर्ण है तो तीसरे में परिवर्तन हो रहा है, यानी कि ग में बदल गया। तीसरा वर्ण क्या है क का, क ख ग, तो ग में बदल गया ना अपने आप। अप जमा धी अवधि, षट जमा आनन षडानन, दिक जमा अंबर दिगंबर, दिक जमा अंत दिगंत, तत्त जमा भव तद्भव, सत्य जमा धर्म सद्धर्म, भगवत जमा गीता भगवद गीता।
आप इनके और उदाहरण खोजिएगा और देखिएगा कैसे पहले का तीसरे में परिवर्तन हो रहा है। इसका दूसरा नियम है कि पहले वर्गीय वर्ण के बाद न या म हो तो उस अघोष स्पर्श व्यंजन का पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। याद रखिएगा, पांचवें वर्ण में परिवर्तन होता है। जैसे सत्त जमा मार्ग सन्मार्ग, तो का पांचवा वर्ण न है तो नौ में परिवर्तन हो गया। ऐसे तत्त जमा मय तन में, जगत जमा नाथ जगन्नाथ, उत्त जमा नति उन्नति, उत्त जमा नयन उन्नयन और वाक जमा मय वाग में। इसका भी ध्यान रखिएगा, पांचवें वर्ण में कैसे इसका परिवर्तन होता है, इसका अभ्यास कीजिएगा। अगला नियम है इसका त संबंधी नियम। इस नियम में पहले नंबर पे आता है कि त के बाद ड या ढ हो तो त के स्थान पर ड हो जाता है, यानी कि स्वर रहित हो जाता है। जैसे उत्त जमा डयन उड्डयन। दूसरा नियम है त के बाद च हो तो त के स्थान पर च हो जाता है, यानी कि स्वर रहित, यानी कि वो आधा हो जाता है। सत्त जमा चरित सच्चरित, उत्त जमा चारण उच्चारण। तो का तीसरा नियम है तो के बाद ज या झ हो तो उसके स्थान पर ज हो जाता है, ज यानी कि अधूरा। जैसे विपत जमा जाल विप जाल, जगत जमा जननी जग जनी, यानी कि दो बार जो आएंगे, एक आधा और एक पूरा। चौथा नियम है इसका तो के बाद ह हो तो का द और ह का ध हो जाता है। जैसे उत्त जमा हार उद्धार, तत्त जमा हित तद्धित। और पांचवा नियम है तो के बाद श हो तो के स्थान पर च और श के स्थान पर छ हो जाता है। जैसे सत्य जमा शास्त्र सशास्त्र, उत्त जमा शिष्ट उच्छिष्ट। आगे बढ़ते हैं हम इसके अगले नियम पर, जो छठा नियम है तो के बाद ल हो तो के स्थान पर ल हो जाता है, यानी कि स्वर रहित, यानी कि आधा आता है। जैसे तत्त जमा लीन तल्लीन, इसमें एक आधा ल और पूरा रो। उत्त जमा लास उल्लास, यानी कि स्वर रहित ल आ जाएगा। अगला नियम है इसका छ संबंधी नियम। बच्चों स्वर के पश्चात छ आने पर छ का आधा च और छ हो जाता है। जैसे अनुजमा छेद अनुच्छेद, च इसमें और आ जाएगा। परिजमा छेद परिच्छेद, छ से पहले च अधूरा आएगा। अब अगला है म संबंधी नियम। म के पश्चात क से म तक का कोई भी व्यंजन आए तो म उस व्यंजन के पांचवें वर्ण यानी कि ड य ण न म में परिवर्तित हो जाता है और अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है। अनुस्वार यानी कि ऊपर बिंदु के रूप में लिखा जाता है। जैसे सम जमा तोष संतोष, सौ के ऊपर म जो है बिंदु के रूप में आ गया। सम जमा कल्प संकल्प, यहाँ पर भी म बिंदु के रूप में आया। सम जमा पूर्ण संपूर्ण, म बिंदु के रूप में सौ के ऊपर। सम जमा चयन संचय, सौ के ऊपर म बिंदु के रूप में यानी कि अनुस्वार के रूप में आया। अगला नियम है इसका इसी का म संबंधी। म के बाद यदि य र ल व और श स ह आए तो म को अनुस्वार के रूप में व्यक्त किया जाता है। अनुस्वार यानी फिर से बिंदु के रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसे सम जमा सार संसार, म फिर बिंदु के रूप में आया। सम जमा लग्न संलग्न, सम जमा वाद संवाद, बिंदु आएगा सौ के ऊपर। सम जमा शय संशय, सम जमा हार संहार, सम जमा योग संयोग, यानी कि म जो है वो ऊपर अनुस्वार के रूप में यानी कि बिंदु के रूप में आएगा। अगला नियम है इसका, यदि रि र के बाद न आता है तो न का अण हो जाता है। जैसे हर जमा न हरण, न का क्या हो गया अण हो गया। रि जमा न ऋण, न का अण हो गया। और अगला नियम है इसका, जब सौ से पहले अ या आ से कोई भिन्न स्वर आए तो सौ का श हो जाता है यानी कि पेट कटा श हो जाता है। जैसे नी जमा साध निषाद, सौ का क्या हो गया पेट कटा श लगा देंगे इसमें। सु जमा सुप्ति सुषुप्ति। अब बढ़ेंगे हम विसर्ग संधि की ओर। विसर्ग जो दो बिंदुओं के रूप में दर्शाई जाती है। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मिलने पर उसमें जो होने वाला परिवर्तन ही विसर्ग संधि कहलाता है। जैसे निह जमा बल निर्बल, मनः जमा विनोद मनोविनोद। आइए विसर्ग संधि के नियम भी जान ले। इसका पहला नियम है विसर्ग का ओ में परिवर्तन। यदि विसर्ग से पहले अ हो तो विसर्ग का मेल अ अथवा किसी भी वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण अथवा य र ल व से हो तो विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाता है।
जैसे तमः जमा गुण तमोगुण, वयः जमा वृद्ध वयोवृद्ध, मनः जमा रंजन मनोरंजन, रजः जमा गुण रजोगुण, अर्थात विसर्ग को हम ओ में बदल देंगे। दूसरा नियम है इसका, विसर्ग का र में परिवर्तन। यदि विसर्ग से पहले अ या आ से अलग कोई स्वर हो और विसर्ग का मेल अ या किसी वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण या य र ल व ह से हो तो विसर्ग र में परिवर्तित हो जाता है। जैसे निह जमा धन निर्धन, ध के ऊपर र आ गया विसर्ग की जगह। आशी जमा वाद आशीर्वाद, निह जमा मल निर्मल, निह जमा गुण निर्गुण। और अगला नियम है इसका, विसर्ग का स में परिवर्तन, अर्थात विसर्ग किस में बदलेगा, स में बदलेगा। यदि विसर्ग के बाद त या स हो तो विसर्ग को स में बदल देते हैं। जैसे कि निह जमा संतान निह संतान, निह जमा ते निस्तेज, दुह जमा साहस दुस्साहस, नमः जमा ते नमस्ते। और अगला नियम है विसर्ग का श में परिवर्तन। यदि विसर्ग के बाद च छ श हो तो विसर्ग को श में बदल देते हैं। जैसे दुह जमा चरित्र दुष्चरित्र, निह जमा छल निश्चल, हरि जमा चंद्र हरीशचंद्र, दुह जमा शासन दुशासन। और अगला नियम है विसर्ग का श यानी पेट कटे हुए श में परिवर्तन। यदि विसर्ग से पहले इ या उ हो और विसर्ग का मेल क ख ट ठ प फ से हो तो विसर्ग श में परिवर्तित हो जाता है। जैसे निह जमा कपट निष्कपट, दुह जमा प्रवृत्ति दुष्प्रवृत्ति। अगला नियम है विसर्ग का लोप यानी कि विसर्ग का गायब हो जाना। इसके लिए पहला नियम है, यदि विसर्ग से पहले अ या आ हो और विसर्ग का मेल किसी अन्य स्वर से हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है यानी कि गायब हो जाता है। जैसे ततः जमा एव तत ए, यानी कि दोनों शब्द आपस में मिल जाएंगे, विसर्ग गायब हो जाएगा। अतः जमा एव अतएव, यानी कि विसर्ग गायब और दोनों को आपस में मिला दिया। दूसरा नियम है इसी में, विसर्ग के लोप होने में यदि विसर्ग का मेल र से हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और स्वर दीर्घ हो जाता है, बड़े स्वर में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि निह जमा रस नीरस, यानी कि इसमें नौ में छोटी की मात्रा थी लेकिन इसका संधि किया तो बड़ी की मात्रा आएगी यानी कि दीर्घ स्वर आ गया। निह जमा रस नीरज। अब अगले नियम पे आते हैं जो है विसर्ग में परिवर्तन ना होना। यानी कि कई बार क्या होता है विसर्ग परिवर्तित नहीं होता, वैसा का वैसे ही रहता है। यदि विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग का मेल क या प से हो तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे प्रातः जमा काल प्रातः काल, इसमें देखिए विसर्ग साथ में आया, सबको इकट्ठे जोड़ दिया, दोनों शब्दों को जोड़ दिया और साथ में विसर्ग भी आ गया। अंतः जमा पुर अंतः पुर, दोनों को जोड़ा विसर्ग के साथ ही। ये तो थी संधि, लेकिन एक बार अभ्यास के लिए हम इसे दोहरा लेते हैं। बच्चों, दो निकटवर्ती वर्णों के आपसी मेल से उनमें होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। दो स्वरों के आपस में मिलने पर जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। और स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। स्वर व व्यंजन, व्यंजन व स्वर तथा व्यंजन व व्यंजन में मेल होने पर उनमें जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मिलने पर उसमें होने वाला परिवर्तन विसर्ग संधि कहलाता है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों संधि आपको अच्छे से समझ आई होगी। इसमें हमने उसके सारे भेदों के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ा है और आपको समझाया है। लेकिन अब क्या करना है, आपने इसका अभ्यास कार्य लगातार करना है, तभी आप इसमें निपुण बन पाएंगे। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।